जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दिस इज द बोधी क्लासेज एंड आई एम एनोनिमस बोधी। आज की जो क्लास है वो सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए नहीं है। आज की क्लास जितने भी वीडियो या व्यूअर्स देख रहे हैं उन सब के लिए है। और जो बेसिकली कम्युनिकेशन का एक अभिन्न अंग इंसान का होता है, ह्यूमन बीइंग का होता है, उस कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो है वीडियो है। और ये शब्द कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हर एक व्यक्ति सुनता ही है, और अगर नहीं भी सुनता है तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को फॉलो भी करता है। इस शब्द का नाम है कूटनीति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिप्लोमेसी। तो बेसिकली इसे मैं सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ कि डिप्लोमेसी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किस तरीके से जो है ये वर्क करती है, स्ट्रैटेजी क्या है इसकी, कहाँ क्या कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी एग्जैक्टली ये है। बहुत सारे अलग अलग डिक्शनरी में, अलग अलग गूगल ट्रांसलेशन में डिप्लोमेसी या कूटनीति का मतलब अलग अलग तरीके से आया है। यूरोपियन एरा में डिप्लोमेसी को अलग बताया गया है, भारतीय में, इंडियन हिस्ट्री में जो है, एंशिएंट हिस्ट्री में डिप्लोमेसी को अलग तरीके से बताया गया है। हजारों डेफिनेशंस हो सकती हैं इसकी। सबसे पहले तो मैं एक आम दृष्टि से बताना चाहता हूँ कि डिप्लोमेसी क्या है। कि बेसिकली डिप्लोमेसी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, बात करने का तरीका है, संचार जिस तरह करते हैं हम, तो इट्स अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। और अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स। 3 तरह के लोग जो है संचार के आधार पर पाए जाते हैं। कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ, दुनिया के अंदर जो बेसिकली कम्युनिकेशन करने वाले लोग हैं वो 3 तरह के हैं। और इस पर्टिकुलर टॉपिक का रेलेवेंस मैं एक बार थोड़ा सा मेंशन कर देना चाहता हूँ कि ये टॉपिक ना सिर्फ मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, ठीक है, साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ाया जाता है, बल्कि कम्युनिकेशन स्पेसिफिकली टेक्निकल बैकग्राउंड वाले पर्टिकुलर सेक्शंस में भी जो है इस टॉपिक को डील किया जाता है। कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी एक आम आदमी भी जो है कहीं ना कहीं उससे जुड़ा रहता है। तो मैं बात कर रहा था कि पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन के बेसिस पर हम पूरे के पूरे पर्सन्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 अलग तरीके से क्लासीफाइड कर सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर 3 तरह से कम्युनिकेशन करने वाले लोग होते हैं। उसमें से नंबर 1 होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस स्ट्रेट फॉरवर्ड का जो मतलब है, हिंदी में मतलब जो होता है वो होता है स्पष्ट बोलने वाला, या फिर ऐसा व्यक्ति जो बेसिकली मुंहफट हो, ज़्यादा अगर फ्रेंकली आई वुड लाइक टू से, तो इसके बहुत सारे शाब्दिक अर्थ हैं, लेकिन अपनी बात को जो है स्पष्ट रखने वाला एक तो वो व्यक्ति होते हैं। दूसरी जो कंडीशन है वो कंडीशन है डिप्लोमेसी की। डिप्लोमेसी मीन्स कूटनीति, ठीक है। कूटनीति वो जो कूटनीति के साथ मतलब कि मैं अभी जो डील करूंगा कि कूटनीति किसे कहते हैं, और कूटनीति एक तरीके का वे किस तरह से बनता है कम्युनिकेशन का। और तीसरा तरह जो लोग हैं, तीसरे तरह के, वो हैं ड्यूअलिटी वाले। ड्यूअलिटी मतलब ये होती है कि वो बात जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते, और उनके मन में ही बात वो दबी रहती है। और डुअलिटी पर्सनैलिटी इट्स अ पार्ट ऑफ इंट्रोवर्ट ऑल्सो एक्चुअली। तो डुअलिटी पर्सनैलिटी इज द 3rd टाइप ऑफ पर्सन्स, ठीक है। तो डुअलिटी के लोग हैं वो जो है वो बात को स्पष्ट तरह से रख नहीं पाते अपनी बातों को। तो बेसिकली 3 तरह के हैं, इसमें से 2 एक्सट्रीम हैं। 2 एक्सट्रीम मतलब एक तो एक्सट्रीम तरह से जो बोलते हैं दैट इज नोन एज स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो बिल्कुल कुछ सोचते नहीं, विदाउट फिल्टर whatever they want to speak they speak। और एक दूसरे तरह के एक्सट्रीम लोग वो हैं जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं, अपनी बात को ही नहीं रख पाते हैं, ठीक है। इन दोनों ही तरह के लोगों में, ठीक है, एक्सट्रीमनेस है एक तरीके से जो है ना, ये एक तरफ बिल्कुल बोल नहीं रहे हैं, एक तरफ जो है बहुत ज़्यादा एक तरीके से जो है विदाउट फिल्टर बोल रहे हैं। तो इनकी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं स्पीकिंग और कम्युनिकेशन में। तो पहले मैं आपको एक्सट्रीमनेस के पर्टिकुलर फीचर्स डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं डुअलिटी की। तो डुअलिटी वाले जो लोग होते हैं बेसिकली ये जो है अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। सबसे पहली बात इनका फीचर ये है कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है अपनी बात को रखने का, और बहुत कम बात करते हैं, हमेशा हेजिटेट करते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो किसी को बुरा ना लग जाए और वो रिएक्टिव ना हो जाए। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं वो फियर फैक्टर रहता है, ठीक है, जो दूसरे के इमोशंस को मतलब बेसिकली ध्यान में रखकर अपनी बातचीत को रखते हैं, और या नहीं रखते हैं, डर उनके अंदर होता है, कहीं ना कहीं वो फियरनेस जो है उनके अंदर जहन में होती है। तो वो जो है एक तरीके से डुअलिटी पर्सनैलिटी को जन्म देती है।
ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर कोई कैंडिडेट अपनी बात को नहीं रख पाता है तो दूसरे कैंडिडेट जो होंगे उसके आसपास के, वो उसका हैरेसमेंट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सबको लगेगा सब अपनी बातें उस पर थोपने लग जाएंगे और वो अपनी बातों को पूरा नहीं कर पाएगा, अपने जो उसकी आवाज़ है वो नहीं सामने रख पाएगा। इस वजह से पहला फीचर जो डुअलिटी का होता है वो होता है हैरेसमेंट। हैरेसमेंट का सिनोनिम्स एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है कि लोग उसका किसी न किसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, उसकी हेजिटेशन के बेसिस पर उसका शोषण कर सकते हैं। तो इसलिए डुअलिटी की जो पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं एक हानिकारक पर्सनैलिटी होती है। हानिकारक जो है एक तरीके से हार्मफुल जिसे कह सकते हैं कम्युनिकेशन होता है। तो डुअलिटी कम्युनिकेशन अच्छा कम्युनिकेशन नहीं माना जाता है, ठीक है। ये आपको एक तो डुअलिटी आपको क्लियर हुई होगी। डुअलिटी अंडर कॉन्फिडेंस जो है जनरेट करती है लोगों के अंदर। इसके अलावा बेसिकली डुअलिटी जो है अंडर कॉन्फिडेंस के साथ साथ में हेजिटेशन और हाँ डिप्रेशन जो है एक तरीके से जो है दिमाग के अंदर लाती है। जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, एक होता है कि आप एक्शन ले रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ठीक है, यू वांट टू से समथिंग, और वो आपको जब तक अपीजमेंट नहीं मिलेगा, वो संतुष्टि नहीं मिलेगी जब तक आप अपनी बात को सामने रखना दो। अगर आपको संतुष्टि नहीं मिली देन आपको डिप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपको स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस कन्वर्टेड इनटू डिप्रेशन। तो जब डिप्रेशन हो जाएगा तो आप डिप्रेस कहलाएंगे, फिर आप जो है अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो ये अल्टीमेटली डुअलिटी पर्सनैलिटी साइकोलॉजिकली एक तरीके से भयावह एक तरीके से बीमारी बन सकती है, इसलिए डुअलिटी नहीं होनी चाहिए। ये तो एक एक्सट्रीमनेस था डुअलिटी का। सेकंड एक्सट्रीमनेस मैंने बताया स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमें अपनी बातों को स्पष्ट विदाउट फिल्टर जो हमारे जहन में है वो रखना होता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड के लिए एक सेक्शन ऐसा आता है कि कब अप्लाई करें। सुनने में ये साउंड गुड, लेकिन बात यह है कि इसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। अब वो प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर प्रोफेशनल लाइफ में होता है तो इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर द पर्सन, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं रहना चाहिए उस पर भी बात करूंगा। पर्सनल लाइफ होती है, एक होती है प्रोफेशनल लाइफ। तो पर्सनल लाइफ में आप जब पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में आप होते हैं, अपनी फैमिली में होते हैं, अपने रिश्तेदारों अपने दोस्तों में होते हैं, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं होता कि भाई उसको क्या लगेगा, बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, व्हाटएवर दे वांट। लेकिन जब आप पर्सनल लाइफ में होंगे तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। जो आपके जहन में है, जो आपके बेसिकली मन में है, वो बात जो है आप किसी से भी कह सकते हैं। इट विल बी वेरी गुड नेचर। ये आपको हल्का महसूस करवाएगा और आपको जो है संतुष्टि भी होगी। लोग जो आपके पर्सनल लोग हैं वो आपके व्यवहार से वाकिफ भी होंगे कि भाई इसको किन बातों पर गुस्सा आता है, कौन सी बातें इसको बुरी लगती हैं, कौन सी बातें इसको अच्छी लगती हैं। ये पर्टिकुलर सेक्शन जो होगा ये उसकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ से होगा, व्यक्तिगत जीवन से होगा। तो व्यक्तिगत जीवन में जितनी भी पर्सनल लाइफ होती हैं हमारी, उनमें हमेशा हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए, अपने मन में कुछ नहीं रखना चाहिए, विदाउट फिल्टर। हम अच्छे हों बुरे हों वो सामने रख देना चाहिए। ये है एक दूसरी एक्सट्रीमनेस। इसमें जो है कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यही अप्रोच हमने अगर प्रोफेशनल लाइफ पर अप्लाई कर दिया तो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर द कैंडिडेट। कैसे? क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ जो होगी कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ उस कैंडिडेट को इफेक्ट करेगी, ठीक है। उसकी जो बातें हैं, उसकी जो आदतें हैं, वो कहीं ना कहीं उस दूसरे लोगों को ह्यूमिलिएट करने लग जाएगी, ठीक है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर जो है कैंडिडेट अपना प्रोफेशनल लाइफ में लगाएगा तो वो कहीं ना कहीं जो है उसके लिए इसलिए खतरनाक हो सकता है कि वो दूसरे लोगों को बुरा लग सकता है, और जो उसको प्रोफेशनली बेनिफिट्स मिलने वाले थे वो उसे ना मिलकर किसी और को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रोफेशनल जीवन में हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए। हमेशा कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि वो बेसिकली अच्छा है या बुरा है। और प्रोफेशनली हमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से अपने आप को फिल्टर रखना चाहिए कि हमें क्या कहना है क्या नहीं कहना है। उससे हमेशा बेनिफिट मिलते हैं हमको, ठीक है। सोच समझकर बोलने से हमें हमेशा बेनिफिट मिलते हैं प्रोफेशनल लाइफ में। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन जो है मैंने आपको बता दी। तो ये जो दो पर्टिकुलर सेक्शन थे ये थे एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ कम्युनिकेशन। अब तीसरी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन का जो तीसरा सेक्शन आता है दैट इज नोन एज डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी एक कूटनीति होती है, और कूटनीति को समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि व्हाटएवर वी वांट टू से, हम जो बात कहना चाहते थे और चाहते हैं
वो बात बहुत आसानी से हम कह सकते हैं, ठीक है, वो बात तो कहनी है, लेकिन हम बात को इस तरह कहते हैं कि वो सामने वाला कैंडिडेट हमें रेटिलिएट ना करे, बिल्कुल भी जो है हमारी बात उसको बुरी ना लगे। तो अगर उसकी कंडीशन अगर ऐसी होती है कि हमारा कम्युनिकेशन करने का वे इस तरह हो जाता है कि हम जो बात कहना चाहते हैं वो भी हम कह दें, चाहे वो कितनी अच्छी बात हो और कितनी ही बुरी बात हो, लेकिन हमें जो कहना है वो कह सकते हैं हम, लेकिन इस तरह से कहें कि जिससे उसके रिटेलिएशन के जो मतलब बेसिकली उसके जो नेगेटिव अप्रोचेज हैं वो उसको इतना बुरा ना लगे, ठीक है, और चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित रहें। यही एक तरीके से डिप्लोमेसी होती है, कूटनीति होती है। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है कम्युनिकेशन का। जब आप अपनी बातों को कहते हैं तो आपको ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। आप जब अपनी बातों को कहते हैं तो आप अपनी वही बात को कहते हैं, लेकिन जो वे ऑफ कम्युनिकेट होता है वही थोड़ा सा अगर बदल दिया जाए तो वो बात शायद उसको इतनी बुरी ना लग सकती, मतलब इतनी नहीं लगेगी। कुछ चीज़ें हमें डायरेक्टली बोलनी होती हैं तो वो बुरी लग जाती हैं किसी भी कैंडिडेट को। तो इसलिए डोंट मेक एनिमीज इन द लाइफ, और आप कम से कम दुश्मन दोस्त नहीं बना सकते किसी को, तो एटलीस्ट दुश्मन ना बनाएं। इसीलिए डिप्लोमेसी जो है अपनाई जाती है कि कोई भी किसी का दुश्मन ना रहे और अपनी बात भी हम कह सकें सामने। तो डिप्लोमेटिक वे इट्स अ मिडिल वे। डिप्लोमेटिक वे के बारे में गौतम बुद्धा ने भी एक तरीके से बताया है। जब मिडिल वे बताया था तो उसमें कूटनीति शब्द यूज नहीं किया है, लेकिन मिडिल पाथ जो होता है वो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक वे होता है, एक तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं कूटनीतिक वे होता है। तो आई होप कि आपको ये 3 कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और जो इंटरनेशनल रिलेशन की और IR की जो क्लास है UPSC एस्पिरेंट के लिए, कैसे जो है इंटरनेशनल रिलेशन में ये डिप्लोमेसी यूज की जाती है, इसके बारे में हम पूरी क्लास लेंगे अभी। हाँ, आई होप जो है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू। डिप्लोमेसी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है डिप्लोमेसी क्या होती है और कैसे जो है यूनिवर्सल वर्ल्ड में जो है पूरे के पूरे डिप्लोमेसी को यूज किया जाता है, उसकी क्या यूनिवर्सल डेफिनेशन है ऑफिशियली, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द UPSC एंड UPPSC। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं। उसके बाद में मैंने आपको सामने लिखा हुआ है काफ़ी ज़्यादा कि डिप्लोमेसी के क्लासिफिकेशंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं आज की डेट में। और लास्ट ईयर जो है एक डिप्लोमेसी थी, जैसे कि 1.5 डिप्लोमेसी जो है 2018 के मेंस एग्जामिनेशन में पूछी गई थी, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। उसका रीजन एक ये था कि 1.5 डिप्लोमेसी किसी किताब में मौजूद ही नहीं थी। सुषमा स्वराज जो हमारी पूर्व फॉर्मर विदेश मंत्री थी, फॉरेन मिनिस्टर थी, उन्होंने ये डिप्लोमेसी स्टार्ट की थी। और इसे स्टार्ट करने के बाद में ये इससे पहले की प्रिंट होती, उससे पहले ही जो है करंट अफेयर के इश्यूज के तौर पर आई और मेंस एग्जामिनेशन में 1.5 डिप्लोमेसी के रूप में आ गई थी। तो डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने अभी बताया आपको, जनरल लाइफ में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। और इंटरनेशनल रिलेशन में भी डिप्लोमेसी एक तरीके से वे ऑफ कम्युनिकेशन ही है, बट इसकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं यूनिवर्सल है, पूरा वर्ल्ड इसे फॉलो करता है। तो उस पर्टिकुलर डेफिनेशन को लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, क्या है डिप्लोमेसी? तो डिप्लोमेसी इज एन आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग नेगोशिएशंस बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट। देखिए बहुत सारी डेफिनेशंस है डिप्लोमेसी की, लेकिन ये डेफिनेशन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, इस वजह से मैंने जो है आपको यहाँ बता दी है कि डिप्लोमेसी एक तरीके की एक कला है, एक तरीके की आर्ट है, आर्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। तो आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग नेगोशिएशंस, जो हम नेगोशिएशंस करते हैं इंटरनेशनल एरा में, ठीक है, कहीं ना कहीं वो नेगोशिएशन जो है किस वे में किए जाते हैं, वो जो वे है वही डिप्लोमेसी है। कहीं ना कहीं देखो, एन आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग नेगोशिएशंस बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स, ठीक है, बहुत अलग अलग कंट्री के जो देश के जो लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो इंटरनेशनल स्टेज पर जो है कम्युनिकेशन करते हैं, बायलैटरल मल्टीलैटरल, तो कहीं ना कहीं उनका जो वे ऑफ कम्युनिकेट है, द वे ऑफ प्रैक्टिस एंड कंडक्टिंग नेगोशिएशंस है, वो जो है डिप्लोमेसी या कूटनीति कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरी डेफिनेशन इसकी बहुत छोटी डेफिनेशन भी है, क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बाय नेगोशिएशंस। ये सिंपल डेफिनेशन है कि भाई इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो समझौते किए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो समझौते होते हैं, ठीक है,
उसका मैनेजमेंट करना ही डिप्लोमेसी है। मैनेजमेंट एक अपने आप में वर्ड नहीं है, पूरी डेफिनेशन होता है मैनेजमेंट की, हाउ टू मैनेज। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स को काफी बताया भी है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट आपकी नज़र में क्या होता है, मैंने इसके लिए एक स्पेसिफिक डेफिनेशन आपको बताई थी कि मेन फीचर ऑफ द मैनेजमेंट क्या है, किसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है, मैनेजमेंट प्रबंधन है, दोनों का काम एक सा ही है, दोनों काम ही एक ही करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है। तो आप प्लीज अगर बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस चीज को। तो पहली बात तो मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बाय नेगोशिएशंस, एक डेफिनेशन ये बहुत अच्छी है डिप्लोमेसी की। द थर्ड डेफिनेशन इज एक्टिविटी और स्किल ऑफ मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी और कोई भी योग्यता जो इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रबंधन में जो है हमारा सहयोग करती है। ठीक है, टिपिकली बाय अ कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव अब्रोड। ठीक है, किसी भी कंट्री के द्वारा अब्रोड में या फिर इंटरनेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल स्टेज पर, तो उस पर्टिकुलर चीजों को, मतलब उस पर्टिकुलर एक्टिविटी या स्किल को भी हम डिप्लोमेसी कहेंगे भाई। ठीक है, डिप्लोमेसी मीन्स कूटनीति। और फाइनली फीचर क्या है कि डिप्लोमेसी इट इज एन टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ये फॉरेन पॉलिसी का टूल है। ठीक है, दिस इज द टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। देखिए, हम प्रोटोकॉल डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट को प्रोटोकॉल उस टाइम पर क्लियर भी नहीं हुआ होगा। यहां पर एक बड़ी सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं इन तीनों फैक्टर्स को। देखिए, टाइम टू टाइम हम जब चीजें लिंक करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी एंड यूपीपीएससी, कि आप कुछ भी पढ़ते हैं ना उसे कंप्लीट मत समझिए, उसे लिंक करते रहिए हमेशा। अभी देखिए, प्रोटोकॉल आप वट एवर आपको याद हो, ठीक है, जो भी आपने सीखा है वो आपको पता हो, लेकिन अब प्रोटोकॉल को मैं एक अलग तरीके से बता रहा हूं, अब बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये लिखा हुआ है कि इट इज एन टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी का टूल है डिप्लोमेसी। ठीक है, और प्रोटोकॉल क्या है, द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी। ठीक है, द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी इज नोन एज प्रोटोकॉल, आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी नोन एज प्रोटोकॉल, एंड द आर्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, सॉरी, द टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी नोन एज डिप्लोमेसी। तो यहां पर आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि द आर्ट, सॉरी, द टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी नोन एज डिप्लोमेसी एंड प्रोटोकॉल को द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी। ये दोनों में डिफरेंस है, और आप लिंक करेंगे ये तीन की तीन है, ये जो पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी है ये आपको क्लियर हो गई होंगी कि डिप्लोमेसी किसे कहते हैं, प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, और बेसिकली फॉरेन पॉलिसी जो है किसे कहते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं डिप्लोमेसी की या कूटनीति की। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐसे स्टार्ट होता है क्योंकि हमारे स्टडी मटेरियल में और कहीं ना कहीं हमारे जो सिलेबस में यूरोपियन पावर्स का बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस देखा जाता है। इसीलिए 18th 19th सेंचुरी को जो है हम डिप्लोमेसी का एक सही युग जो है हम कह सकते हैं कि हाँ 18th 19th सेंचुरी में डिप्लोमेसी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन 18th 19th सेंचुरी के अलावा भी डिप्लोमेसी अलग अलग जगह पर जो है मेंशन की गई है। स्पेसिफिकली इंडिया के अगर कॉन्टेक्स्ट में मैं बताता हूं तो इंडिया के अंदर हर एक व्यक्ति ने चाणक्य का नाम सुना है, चाणक्य नीतियों का नाम सुना है, और चाणक्य की जो बुक थी कौटिल्य जिनका दूसरा नाम था, तो उनकी जो किताब थी अर्थशास्त्र, उसमें कूटनीति का जो परिभाषा है वो सबसे पहली बार देखा गया है प्राचीन भारत में या एंशिएंट इंडिया में। तो कहीं ना कहीं जो है एंशिएंट इंडिया में कूटनीति या डिप्लोमेसी को डिफाइन करने वाले कैंडिडेट जो थे वो चाणक्य थे। और हमें न सिर्फ उनकी डेफिनेशन मिलती है बल्कि द एक्ट ऑफ डूइंग या एक्ट ऑफ डन बाय चंद्रगुप्त मौर्य वाज आल्सो रिलेटेड टू डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी कहां कहां पर यूज की गई है मौर्य पीरियड में बाय चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब चीजें बहुत आसानी से हम कह सकते हैं। इसलिए इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो मैं 18th 19th सेंचुरी डायरेक्टली नहीं कह सकता, मुझे कहीं ना कहीं चाणक्य के इस अर्थशास्त्र को, इस कूटनीति को डिफाइन करना जो है जरूरी समझता हूं मैं। इस वजह से क्यों है, देखिए, क्योंकि चाणक्य ने ये डिप्लोमेसी जब डिफाइन की थी, ही वाज अ ग्रेट डिप्लोमेट, ठीक है, मेड रिलेशन विद फॉरेन एम्परर। ठीक है, जब आप चाणक्य या चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी या फिर कहानियां सुनते या देखते हैं तो उसमें आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है अलेक्जेंडर की जो सेना थी उसमें भी जो है मतलब एक तरीके से जो है ज्वाइन किया था अलेक्जेंडर की सेना को। और अलेक्जेंडर की सेना को ज्वाइन करने के बाद में ये डिप्लोमेसी का हिस्सा था कि उसने बाद में सेल्यूकस निकेटर का भी एक साथ लिया था, उसका युद्ध भी लड़ा था, पोरस का साथ लिया था। तो दूसरे जो अलग अलग कैंडिडेट थे किंगडम को जो है जोड़ने का जो काम था वो विदाउट डिप्लोमेसी पॉसिबल तो है नहीं। 16 महाजनपद
converted into अखंड भारत and known as first emperor of India, that is known as Mauryan Empire। तो वो विदाउट डिप्लोमेसी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी का जो पूरा क्रेडिट है वो कहीं ना कहीं चाणक्य को जाता है। और आप अगर पर्सनल लेवल, एक कॉमन लेवल पर भी देखेंगे तो चाणक्य की जो नीतियां हैं वो नीतियां भी कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी से जो है रिलेट करती हैं। तो डिप्लोमेसी के लिए मैं समझता हूं कि प्राचीन भारत या एंशियंट हिस्ट्री में डिप्लोमेसी का जो पूरा का पूरा क्रेडिट है वो चाणक्य को जाना चाहिए। ठीक है, हालांकि मॉडर्न वर्ल्ड में हम बात करते हैं तो 18th एंड 19th सेंचुरी में हमें डिप्लोमेसी की डेफिनेशन यूरोपियन थिंकर्स के और पॉलिटिशियंस के रूप में हमें मिलती है। ठीक है, वो हम बात करेंगे अभी। इसके बाद में अगर हम मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो अकबर ने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की जो है पॉलिसी अपनाई थी। अकबर ने जो पॉलिसी अपनाई थी टुवर्ड्स द राजपूत्स इन राजस्थान, और राजपूत्स में जो बहुत सारे लोग थे, तो उसने ये जो पॉलिसी अपनाई थी, चाहे वो मैरिटल स्टेटस हो, मैरिटल रिलेशंस हो विद राजपूत, और ये सब चीजें जो अखंड तरीके से एक तरीके से यूनाइट करती है इंडिया को, वो विदाउट डिप्लोमेसी पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक तरीके से डिप्लोमेसी का एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा इल्तुतमिश एक कैंडिडेट थे, इल्तुतमिश, उन्होंने स्लेवरी डायनेस्टी मतलब गुलाम वंश से जो है बिलोंग करते थे, मेड मोर पावरफुल और वजीर, तो उन्होंने जो है वजीर को जो है बहुत पावरफुल बना दिया था। वजीर की जो पोस्ट थी उनका, ये 40 या चहलगानी के नाम से जो है, आप जब मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बड़े आराम से आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या किया कि उन्हें जब ये लगा कि मैं एक पावरफुल किंग बनना चाहता हूं, तो पावरफुल किंग जो है विदाउट चहलगानी पॉसिबल नहीं है, तो चहलगानी को अपनी पावर दे दी। जब चहलगानी को पावर दे दी जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा कि वो चहलगानी ज्यादा डेडिकेटेड हो जाएंगे टुवर्ड्स द किंग, टुवर्ड्स द एम्परर। तो इसलिए ये भी एक तरीके से डिप्लोमेटिक मूव थी इल्तुतमिश की दिल्ली सल्तनत के अंदर। इसको भी हम डिप्लोमेटिक मूव कह सकते हैं मेडिवल हिस्ट्री की। इसके बाद में फाइनली डिप्लोमेसी यूज्ड इन 1935 में मॉडर्न हिस्ट्री में, यूरोपियन एक तरीके से जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है, उसमें 1935 में स्लोवाकिया एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, बिटवीन रसिया एंड स्लोवाकिया। ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट था वो क्या था? इस एग्रीमेंट का बेस, इफ एनी कंट्री विल अटैक ऑन वन ऑफ अस, अगर हम दोनों में से कोई भी कंट्री पर, हमारी कंट्री पर अटैक करेगा, ठीक है, वी विल फाइट टुगेदर, हम जो है साथ साथ लड़ेंगे। ये जो है पहला डिप्लोमेटिक मूव माना जाता है, 1935 में स्लोवाकिया के द्वारा हुआ था। ठीक है, इसे स्लोवाकिया एग्रीमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके की बात आपको याद रखनी है। जब भी आप डिप्लोमेसी के बारे में लिखते हैं तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में आप जरूर लिखिएगा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये था। मैंने उसके इंडियन कंटेक्स्ट के बारे में भी बताया है और यूरोपियन कंटेक्स्ट के बारे में बताया है। आई होप आपको जो है ये क्लियर हुआ होगा। अगला जो सेक्शन है कि इसके मेन टास्क ऑफ डिप्लोमेसी, ये टास्क वर्ड यूज किया है मैंने। डिप्लोमेसी जो कूटनीति है उसका फंक्शन क्या है बेसिकली, क्यों हम बेसिकली डिप्लोमेसी को अपने इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज करते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या है। तो उसके अलग अलग फंक्शन हैं। कौन कौन से फंक्शन हैं? लेट्स टॉक अबाउट इट। टू अचीव नेशनल इंटरेस्ट, सबसे पहला मैंने बताया था कि जो फॉरेन पॉलिसी का मेन मोटिव होता है, द मेन मोटिव ऑफ द फॉरेन पॉलिसी इज व्हाट? नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, राष्ट्रीय हित। उसी तरीके से डिप्लोमेसी का जो मेन मोटिव है वो भी नेशनल इंटरेस्ट ही है। तो पहला फंक्शन ऑफ द डिप्लोमेसी इज नोन एज टू अचीव नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट के अलावा है डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स एंड पावर ऑफ द स्टेट। ठीक है, जो हमारे स्टेट की पावर जो होती है, किसी भी देश की जो पावर होती है, उसके उद्देश्य को प्राप्त करना, अपनी पावर को अचीव करना, एक दूसरा पर्टिकुलर टास्क जो होता है वो डिप्लोमेसी का ये होता है। थर्ड टास्क क्या है डिप्लोमेसी का? एसेस द ऑब्जेक्टिव्स एंड पावर ऑफ अदर स्टेट्स। ठीक है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य हैं, ठीक है, उनको एसेस मतलब उसको प्राप्त करना, ठीक है, उसका असेसमेंट करना, एसेस करना। और फिर है पावर ऑफ द अदर स्टेट, दूसरे पर्टिकुलर स्टेट की पावर को एसेस करना, उसको आंकना। ठीक है, कितनी पावरफुल कंट्री, हमारे जो बायलैटरल है, मल्टीलैटरल कंट्री हैं जो हमसे संबंध बना रही है, वो कितनी पावरफुल है, वो भी डिप्लोमेसी के माध्यम से हमें पता चलता है। थर्ड नेक्स्ट वन जो टास्क है, टू वोट एक्सटेंड एंड ऑब्जेक्टिव्स आर कॉम्पेटेबल। देखिए ये जो है ना कि भाई कितना हम एक्सटेंड कर सकते हैं अपने उद्देश्य को, कितना जो है हमारे उद्देश्य बड़े हो सकते हैं, कितने होने चाहिए किसी भी कंट्री के,
और कंपेटेबल, कितना हमारे लिए अप्रोप्रिएट है, ठीक है, कितने उपयुक्त हैं। इस पर्टिकुलर चीजों को यहां पर एक तरीके से यह है कि हम किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन का मेजरमेंट करते हैं, तो ये मेजरमेंट भी विदाउट डिप्लोमेसी पॉसिबल नहीं है। ये एक अलग टास्क है इसका। नेक्स्ट टास्क है एम्प्लॉय सुटेबल मींस टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स पर फिर से बात आती है कि उद्देश्यों को, जो हमने उद्देश्य बनाए हैं अपने, ठीक है, कहीं ना कहीं उस पर एक सही तरीके का रोजगार परक जो है, रोजगार देना, और जो मूव है हमारी, चाहे वो डिप्लोमेटिक मूव है, तो उस पर ऐसा ना हो कि हमें जो है डिप्लोमेटिक तरीके से ज्यादा जो है हमारा खर्चा हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर जो है हम अपनी डिप्लोमेसी को मेंटेन करने में खर्च कर रहे हैं, इतना हमें बेनिफिट ना हो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखकर ये टास्क आता है कि एम्प्लॉय सुटेबल मींस टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। नेक्स्ट जो पर्टिकुलर टास्क है ऑफ द डिप्लोमेसी इज नोन एज सोल्व इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज, ठीक है। जो हमारे देश के या कंट्री के इंटरनल, आंतरिक और बाह्य मुद्दे होते हैं, ठीक है, उन मुद्दों को जो है कहीं ना कहीं हम डिप्लोमेसी के माध्यम से सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक तरीके से इसका एक टास्क है। नेक्स्ट टास्क है डिप्लोमेसी का प्रोवाइड ट्रेड एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे व्यापारिक अपॉर्चुनिटी, जो बेसिकली अपॉर्चुनिटी है वो व्यापारिक, उसको जो है एक तरीके से प्रोवाइड कराना, ठीक है। व्यापार दूसरे कंट्री से जो है हमारा बहुत बड़े पैमाने पर हो सके, ये चीज जो है कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी का जो है ऑब्जेक्टिव रहता है, टास्क रहता है। तो नेक्स्ट टास्क ऑफ द डिप्लोमेसी इज नोन एज प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स इन द फॉरेन लैंड। हमारे देश के जो लोग फॉरेन में रहते हैं, ठीक है, जिन्हें एनआरआई भी कहते हैं और बहुत सारे लोग, तो वो जो लोग फॉरेन में रहते हैं वो लोग जो है उनका प्रोटेक्शन हो सके, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी हम डिप्लोमेसी की पॉलिसी अपनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है काइंड ऑफ डिप्लोमेसी, कितने तरह की जो है डिप्लोमेसी पाई जाती है, ठीक है, कौन कौन से टाइप होते हैं डिप्लोमेसी के, उसकी बात करते हैं। देखिए टाइप तो डिप्लोमेसी के बहुत सारे हैं। यहाँ पर जितनी भी डिप्लोमेसी बेसिकली अभी तक डिफाइन है यूपीएससी के सिलेबस में, वो मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है, एक ही जगह लिख दी है, उसके छोटे छोटे नोट बनाकर मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, आप सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेसी के पूरे कॉन्सेप्ट को एक ही क्लास में कंप्लीट कर सकें। दैट्स वाई जो है मैंने ये इस तरीके का आपको शॉर्ट नोट बनाकर दिया है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना सिर्फ इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये टॉपिक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा हमारे पर्सनल लाइफ के लिए, हमारे जो अलग डायमेंशंस हैं जीवन के, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। मैंने बार बार आपको कहा है। तो कितने टाइप से क्लासिफाइड किया हुआ है इससे आप समझ जाएंगे। तो बहुत सारे टाइप्स हैं, इसमें ऐड करते जाइए, ठीक है, इसलिए मैंने इसके नंबर नहीं डाले। तो सबसे पहली जो डिप्लोमेसी हम बता रहे हैं उसका नाम है ओपन डिप्लोमेसी, ठीक है। ओपन डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है? देखिए, व्हेन एवरीवन नोज अबाउट इट, ठीक है, अगर प्रत्येक व्यक्ति, एवरी सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, चाहे वो बायलैटरल हो, मल्टीलैटरल हो, दो देशों के बीच में हो या दो से अधिक देशों के बीच में हो, अगर कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं और वो एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, और या फिर वो एग्रीमेंट होने जा रहा है, उसके बारे में हर एक कैंडिडेट को जानकारी है, मीडिया के थ्रू, प्रेस के थ्रू, और पहले से ही हमें उसका बारे में बहुत ज़्यादा पता है कि भाई क्या होने जा रहा है या क्या होगा, चाहे वो एनपीटी हो, सीटीबीटी हो, या जितने भी ओपन पर्टिकुलर सेक्शन हैं, अगर वो होते हैं तो हम उसको ओपन डिप्लोमेसी कहते हैं, ठीक है, जिसमें कोई भी सीक्रेसी नहीं होती, ठीक है। ओपन डिप्लोमेसी ऑलवेज जो होती है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट, बेसिकली इस तरह से होती है। तो ओपन डिप्लोमेसी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेसी करेंगे, कि जिसमें सीक्रेसी नहीं होती, प्रेस या मीडिया जो है बहुत आसानी से जो है उस चीज को बहुत हाईलाइट तरीके से जो है छाप सकती है, और आपको या किसी भी देश के किसी भी सिटीजन को जो है उसके बारे में पता हो सकता है। दैट इज नोन एज ओपन डिप्लोमेसी, ठीक है। देखा, ये लिखा हुआ है, देखिए कि पीएम टू पीएम होता है, और जैसे कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल है, ठीक है, मैं आपको बताऊं, अभी डिस्कस करेंगे। ट्रीटी ऑफ वर्साइल 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी 1919 में, उसमें 14 पॉइंट हुए थे, 14 पॉइंट्स एक तरीके से चार्टर आया था। उसमें जो 14 पॉइंट्स में एक पॉइंट था वो ओपन डिप्लोमेसी का भी था, याद रखना। देखिए, जब ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी की बात करते हैं हम, तो एक तो मॉडर्न डिप्लोमेसी है, एक है ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी। तो मॉडर्न डिप्लोमेसी और ट्रेडिशन में जो बेसिक डिफरेंस है
वो ओपन और सीक्रेट डिप्लोमेसी का ही है। पहले क्या होता था कि अगर 3 किंग हैं पर्टिकुलर और उसमें से 2 किंग आपस में लड़ रहे हैं, तो वो जो थर्ड किंग है वो किसके साथ में मिल जाए किसी को कुछ नहीं पता होता था। तो ये जो है सीक्रेट डिप्लोमेसी का कहीं ना कहीं एक तरीके, उसके बहुत बड़े ड्रॉबैक्स हैं। कहीं ना कहीं ये जो है एक तरीके से बेट्रेयल करने जैसा होता है, धोखा देने जैसा होता है। इसीलिए ओपन डिप्लोमेसी का पॉइंट द ट्रीटी ऑफ वर्साइल में डाला गया, जो 1919 में हुई थी। उसमें 14 पॉइंटों में से एक पॉइंट था कि भाई अब आज के बाद में जो डिप्लोमेसी होगी इंटरनेशनल रिलेशन के बीच में, वो हमेशा ओपन डिप्लोमेसी होगी, सीक्रेट डिप्लोमेसी नहीं होगी, क्योंकि उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। देखिए एक छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की होने की वजह जो पर्टिकुलर हैं, उन वजहों में एक बहुत बड़ी वजह थी सीक्रेट डिप्लोमेसी। ठीक है, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास करेंगे तो इस चीज पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे कि कैसे एक छोटी सी चीज जो है इतनी बड़ी एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो अगर मैं आपको एक अलग वे दूं वर्ल्ड वॉर का, तो देखिए ओपन डिप्लोमेसी सॉरी सीक्रेट डिप्लोमेसी की वजह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी पॉलिसी कितनी बड़ी और भ्रामक हो गई। ठीक है, ये समझ कर देखिए आप। नेक्स्ट है सीक्रेट डिप्लोमेसी, जो अभी बात कर रहा था मैं। ठीक है, छिपी हुई कूटनीति, लेकिन आपको बता दूं कि इसकी शुद्ध हिंदी ये नहीं है, ना ही हिंदी में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए आप प्लीज सीक्रेट डिप्लोमेसी को ही समझिएगा, हिंदी मीडियम के या हिंदी माध्यम के जो भी बच्चे हों। देखिए कि छिपी हुई कूटनीति क्या है, डेंजरस, बहुत ज्यादा डेंजरस है ये। इसके बहुत बड़े साइड इफेक्ट हैं, मैंने आपको अभी बताया था, इसका एग्जांपल पूरा एग्जांपल दे दिया मैंने कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एक सीक्रेट डिप्लोमेसी हुई थी किस किस के बीच में, रशिया और जर्मनी के बीच में। रशिया और जर्मनी के बीच में एक तरीके से सीक्रेट डिप्लोमेसी हुई, और ये जो है डिप्लोमेसी जो थी वो अलाइड एग्रीमेंट के बेसिस पर थी। इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था। अब देखिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में रशिया जो था वो किसके अगेंस्ट था, वो यूएसए के अगेंस्ट था, और वर्ल्ड वॉर सेकंड में रशिया यूएसए के साथ था। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको समझना है कि यहां पर रशिया ने जर्मनी से एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, चुपके से जब एग्रीमेंट किया, अलाइड एग्रीमेंट कर लिया कि जर्मनी ने कहा कि आप हमारे यहां पर अटैक नहीं करेंगे, हम तुम्हारे यहां पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को जन्म दे गई। ठीक है, इसीलिए यूएसए और रशिया वर्सेस हो गया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ठीक है, और रशिया के साथ में खड़ा रहा जर्मनी। ठीक है, और रशिया ने किसको बेट्रेल कर दिया, ठीक है, यूएसए को। यही वो बेसिकली एक तरीके का एग्रीमेंट है। ठीक है, जो रशिया में जर्मनी एग्रीमेंट है, अलाइड एग्रीमेंट, ये सीक्रेट डिप्लोमेसी का कहीं ना कहीं एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, और इसी की वजह से कहीं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी एक तरीके से बड़ी जिम्मेदार घटना रही। एंड रिजल्ट इज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और फाइनली रिजल्ट आया कि भाई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया। तो ये सीक्रेट डिप्लोमेसी का एक ड्रॉबैक है, इसलिए मैंने इसको डेंजरस कहा है। इसको ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी भी कहते हैं। ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी जो परंपरागत रूप से जो है राजा महाराजा फॉलो करते थे, वो भी सीक्रेट डिप्लोमेसी हुआ करती थी। नेक्स्ट डिप्लोमेसी है टोटलिटेरियन डिप्लोमेसी, अधिनायकवादी कूटनीति। देखिए टोटलिटेरियन जो होता है बेसिकली सिंपल भाषा में समझने के लिए, विच वन डिक्टेटर डील्स विद अनदर डिक्टेटर, एक डिक्टेटर दूसरे डिक्टेटर से जो है डील करता है, इसको हम टोटलिटेरियन बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई एक डिक्टेटर है, उसने दूसरे डिक्टेटर से एग्रीमेंट किया, जर्मनी के डिक्टेटर ने जो है यूएसएसआर के डिक्टेटर से कर दिया। ठीक है, जैसे आज की डेट में किंग जोंग उन है, उन्होंने जो है एक एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, सऊदी अरब के किंग से। तो ये जो है टोटलिटेरियन जो है एक तरीके से डिप्लोमेसी होती है, और डिक्टेटरशिप बेसिकली जो है ध्यान में रखना होता है, इसमें डिक्टेटरशिप एक तरीके से मेन फॉर्म में काम करते हैं। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, और ये डिप्लोमेसी का यहाँ पर आप इस तरीके से बांट सकते हैं, ये 3 एक जैसे हैं, एक मतलब एक जैसे नहीं, मतलब एक अलग तरीके से डिफाइन है। अब इसके बाद में जो डेफिनेशन हैं वो लगातार अलग अलग तरीके से हैं, बहुत ज्यादा टर्म्स यूज होते हैं। नेक्स्ट जो डिप्लोमेसी में यूज करने जा रहा हूँ, इसको बोलते हैं ट्रैक, सॉरी मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर ए मिस है। ठीक है, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी हिंदी में भी ट्रैक 1 बोलते हैं, ट्रैक जो होता है रास्ता। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी कौन सी होती है, देखिए, व्हेन स्टेट एज पीएम, प्रेसिडेंट या ऑफिशियल फॉरेन मिनिस्टर, जो भी कोई कैंडिडेट है जो स्टेट ए से है, कोई भी स्टेट ए मान लिया हमने, उसका पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, ऑफिशियल हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, कोई भी कैंडिडेट हो, मीट्स विद हिज काउंटर पार्ट्स। देखिए काउंटर पार्ट्स का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट है, माना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान
मीट्स विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट से ही मिलेगा, पीएम है तो पीएम से ही मिलेगा, ठीक है। फॉरेन मिनिस्टर है तो फॉरेन मिनिस्टर से ही मिलेगा दूसरे देश के, ठीक है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहाँ गए, पाकिस्तान गए, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे। ये पर्टिकुलर जो डिप्लोमेसी होगी ये ट्रैक वन डिप्लोमेसी होगी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मैंने आपको बता दिया है, यही है एक बेसिकली एक तरीके से इंपॉर्टेंट फीचर कि डिप्लोमेसी ट्रैक वन का जो डेफिनेशन है वो क्या होगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, और ये आपको क्लियर हो गया है तो ट्रैक 1, ट्रैक 1.5, 2, 3 याद रखना, ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट है ट्रैक 1.5, ठीक है, गिवन बाय सुषमा स्वराज, मैंने अभी बताया था। तो ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी है, क्या है, व्हेन ए स्टेट, कोई ए स्टेट है, हैज ऑफिशियल, वेट, व्हेन ए स्टेट हैज ऑफिशियल्स, कोई ऑफिशियल्स हैं उसके, एंड स्टेट बी हैज अनऑफिशियल्स, ठीक है, बट सपोर्टेड या फिर परमिटेड बाय स्टेट। माना कि एक स्टेट है उसके ऑफिशियल्स आ गए, ऑफिशियल्स मतलब कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी जो है ब्यूरोक्रेट्स हो, आईएफएस ऑफिसर हो, एम्बेसडर हो, कोई भी कैंडिडेट आ गए हैं, और वो तो ऑफिशियल्स हो गए स्टेट ए के। अब स्टेट बी में जो है वो अनऑफिशियल कैंडिडेट हैं, अनऑफिशियल्स में आते हैं बेसिकली स्पेसिफिकली एनजीओज। लेकिन एनजीओ को परमिशन जो मिलती है टू डील विद अनदर कंट्री, ये जो है उस स्टेट से मिलती है। ऐसी जो डिप्लोमेसी है ये 1.5 डिप्लोमेसी कहलाई। मिस सुषमा स्वराज जो थी, मिसेस सॉरी, तो अभी लेट हो गई हैं, बहुत ही बेहतरीन विदेश मंत्री जो है वो भारत की रही हैं, और महिलाओं की अग्र लीडर रही हैं, और मैंने बताया भी था उनके बारे में कि एक बहुत इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी सुषमा स्वराज जी की थी, ठीक है। तो बेसिकली इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर जो था वो 1.5 डिप्लोमेसी का भी था, इन्होंने बहुत बढ़िया बेहतरीन एक डिप्लोमेसी दी थी 1.5 डिप्लोमेसी। तो 1.5 डिप्लोमेसी क्या है कि जब कंट्री माना कि यूएसए था, स्पेसिफिकली जन्म क्यों हुआ 1.5 का, यूएसए के जितने भी एनजीओ थे वो, या फिर अलग अलग कंट्री के जो एनजीओ हैं वो हमारे देश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक हेल्प करना चाह रहे थे, ठीक है, पॉवर्टी को लेकर, स्टारवेशन को लेकर, अलग अलग वुमेन्स को लेकर, वॉयलेंस को लेकर, ये सारी समस्याओं को देखते हुए जो एनजीओ हमारी मदद करना चाह रहे थे, तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस था, किस बेसिस पर करेंगे, कैसे करेंगे, इसीलिए सुषमा स्वराज जी ने 1.5 डिप्लोमेसी स्टार्ट की। 1.5 डिप्लोमेसी में क्या होगा कि हमारे ऑफिशियल्स, ठीक है, उन पर्टिकुलर एनजीओ से जाकर मिल सकते हैं, या वो जो एनजीओ हैं वो हमारे देश में आके ऑफिशियल से मिल सकते हैं, बस उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी जो भी कंट्री है वहां की पर्टिकुलर स्टेट से। तो ये जो पॉलिसी बनेगी कि एक साइड ऑफिशियल्स एक साइड अनऑफिशियल्स, तो ये कैंडिडेट या पर्टिकुलर कंडीशन जो है दैट इज नोन एज 1.5 डिप्लोमेसी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। देखिए क्या है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, व्हेन नॉन ऑफिशियल्स और सिविलियंस मीट्स विद ईच अदर। बहुत सही है, सिंपल है, अगर नॉन ऑफिशियल कैंडिडेट हैं या सिविलियन हैं, नागरिक हैं, वो जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं, उनके भी जो है नॉन ऑफिशियल्स ही हैं, ठीक है, तो ये जो है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कहलाएगी। ट्रैक 3 डिप्लोमेसी क्या है, देखिए, व्हेन कॉमन पीपल ऑफ स्टेट ए एंड स्टेट बी इंटरैक्ट विद ईच अदर। देखिए इसमें और उसमें कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ट्रैक 2 और ट्रैक 3 डिप्लोमेसी में, ठीक है, लेकिन आपको समझना है कि यहां पर नॉन ऑफिशियल्स और सिविलियन वर्ड यूज किया गया है और यहां कॉमन पीपल यूज किया गया। याद रखना ट्रैक 3 डिप्लोमेसी जो होती है वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर से रिलेटेड है, और इन दोनों में जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं क्या डिफरेंस है स्पेसिफिकली। यहां समझ जाइए, व्हेन कॉमन पीपल ऑफ स्टेट ए एंड स्टेट बी इंटरैक्ट विद ईच अदर, जैसे कि यहां पर स्टेट और स्टेट के बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है किसी तरीके का ट्रैक 3 में, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, दो कंट्री जो अलग अलग हैं, इन दो कंट्री के लोग आपस में काफी इंटरेक्टिव हैं, उन लोगों का कल्चर एक जैसा है, उन लोगों का जो पर्सोना है, मेंटल पर्सोना है, वो एक जैसा हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में यूनिफिकेशन की संभावनाएं या फिर प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो क्या होगा कि माना कि बर्लिन की वॉर है, ठीक है, जो आपने बर्लिन वॉर पढ़ा होगा एनसीईआरटी में 12th क्लास बर्लिन वॉर, तो उसमें जो है एक बर्लिन की दीवार थी और एक ईस्टर्न बर्लिन था, मतलब ईस्टर्न जर्मनी, एक तरफ वेस्टर्न जर्मनी था। तो उसमें लोगों के अंदर इतना इंटरेक्शन हो गया, इतना नेशनलिज्म, इतना ज्यादा इंटरेक्शन जो है उनके बीच में रहा, ठीक है, कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पॉसिबल हो गया, ठीक है।
अब स्टेट नहीं चाह रहे हैं लेकिन लोग चाह रहे हैं, तो क्या होगा, बर्लिन की बोर टूटने लग जाएगी, लोग कूदने लग जाएंगे उसको, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में यूनिफिकेशन हो जाएगा दो देशों के बीच में। इसलिए ट्रैक 3 डिप्लोमेसी एक ऐसी डिप्लोमेसी होती है जो कल्चरल डिप्लोमेसी के नाम से भी जानी जाती है, सॉफ्ट पावर के तौर पर जानी जाती है, लोगों को प्रोवोक करने वाली चीजें होती हैं। और जैसे कि पाकिस्तान को ले लिया जाए, ठीक है, तो पाकिस्तान को बेसिकली अगर लिया जाए तो पाकिस्तान में जो है ट्रैक 3 डिप्लोमेसी इंडिया अप्लाई करता है, ठीक है। पाकिस्तान के लोग हमारे तरफ जो है इस तरह की सिचुएशन कर सकते हैं। अगर हम बात करें सेपरेशन की इंडिया और पाकिस्तान की, तो पंजाब एक बहुत ही बड़ा स्टेट था जो बेसिकली ब्रूटली इफेक्ट हुआ था सेपरेशन की वजह से 1947 में। तो उसके बाद में खालिस्तान का मुद्दा आया, क्योंकि आधे पंजाबी, आधे जो बेसिकली सिख कम्युनिटी थी, वो सिख कम्युनिटी पंजाब में पाकिस्तान में चली गई, आधी जो है इंडिया में रह गई। तो उन्हें बड़ा ही मतलब एक तरीके से इंटरेक्शन उनका जो है रुक गया। करतारपुर साहिब कॉरिडोर उसमें से एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको समझ सकते हैं, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी में आएगा वो। कहीं ना कहीं ये जो है ना कल्चरल इंटरेक्शन जो है ये स्टेट से बिल्कुल अलग होता है। उस कल्चरल इंटरेक्शन की वजह से अगर यूनिफिकेशन हो जाता है, इसके जो आउटकम होते हैं वो यूनिफिकेशन हो सकते हैं, या फिर ये कैंडिडेट जो है स्टेट पर प्रेशराइज कर सकते हैं कि भाई ऐसा रूल बनाइए, करतारपुर जो कॉरिडोर है वो बनाइए, हमारे लिए जरूरी है। तो ये प्रेशराइज सिचुएशन हो सकती है, यूनिफिकेशन की सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। जैसे कि जर्मनी में हुई, इटली में हुई, जब ये दोनों अलग हो गए उसके बाद में यूनिफिकेशन हुआ ट्रैक 3, ठीक है। तो आपको ट्रैक 3 और ट्रैक 2 में डिफरेंस जो है आसानी से समझ में आया होगा। यहाँ पर सिविलियन, यहाँ पर स्टेट रहता है साथ, यहाँ स्टेट साथ में नहीं रहता है। मैंने लिखा हुआ है कि बर्लिन वॉर यूनिफिकेशन या फिर भारत के अंदर खालिस्तान का इशू भी कहीं ना कहीं ट्रैक 3 डिप्लोमेसी के अभाव में ही हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके बाद में है कि इट क्रिएट्स कंपल्जन फॉर स्टेट, ये मजबूर कर देता है स्टेट को टू इम्प्रूव रिलेशंस विद ईच अदर, कि वो स्टेट के रिलेशन और भी सुधारे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन खराब हो गए, लेकिन अगर सिख कम्युनिटी को, इंडियन सिख कम्युनिटी को जाना पड़ेगा करतारपुर साहिब कॉरिडोर को, तो हमें कहीं ना कहीं उसके लिए रूल एंड रेगुलेशंस को वो सिख कम्युनिटी कहीं ना कहीं स्टेट पर प्रेशराइज करेगी, और यही प्रेशराइजेशन जो होगा ये ट्रैक 3 में आएगा, यही इंटरेक्शन जो है ट्रैक 3 में आएगा। नेक्स्ट जो डिप्लोमेसी है दैट इज नोन एज ट्रैक 4 डिप्लोमेसी। देखिए ट्रैक 4 डिप्लोमेसी जो टर्म है वो सही टर्म नहीं है, इसलिए जो है ना इसके लिए दूसरा टर्म यूज किया गया है, मल्टी टास्क डिप्लोमेसी। याद रखना ये मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी या मल्टी टास्क डिप्लोमेसी को ही ट्रैक 4 डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। सिंपल है, इसमें ज्यादा इतना कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं। बहुउद्देश्य कूटनीति होती है, आप समझ रहे हैं नाम से ही। व्हेन मोर देन 2 or 3 डिप्लोमेसी वर्क्स टुगेदर इट इज नोन एज, ठीक है, मल्टी टास्क डिप्लोमेसी या फिर क्या कहलाएगा, ट्रैक 4 डिप्लोमेसी। देखिए जब ये जितनी भी डिप्लोमेसी हैं, ज्यादातर यही डिप्लोमेसी हम यूज करते हैं किसी भी घनिष्ठ कंट्री से, या स्ट्रैटेजिक पॉलिसी, या फिर हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करते हैं, तो उसमें भी हमें जो है मल्टी ट्रैक क्या कहते हैं इसको, डिप्लोमेसी किया जाता है किसी भी स्टेट के द्वारा। क्या है बेसिकली मल्टी ट्रैक या मल्टी टास्क डिप्लोमेसी जो होगी, इसमें कोई भी स्टेट ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 ये सारे के सारे ट्रैक यूज कर सकता है, ज्यादातर ऐसा होता है, ठीक है। इसके लिए एक अच्छा सा डायग्राम है, आप इस तरीके से बना सकते हैं, अगर आप बनाना चाहें तो खुद से ही। एक तरफ पीएम लिखिए, एक तरफ जो है प्रेसिडेंट लिखिए, एक तरफ ये सब लिखिए, और उसके बाद में एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन लिख दीजिए। कोई भी किसी के साथ में इंटरेक्शन कर रहा है, जैसे एक के साथ में 2-3 लगा दिया आपने, पीएम, ठीक है, प्रेसिडेंट के साथ में भी कर सकता है, फॉरेन मिनिस्टर के और सिविलियन के साथ में भी कर सकता है, एनजीओ के साथ में कर सकता है। इस तरीके से जो पूरा का पूरा जो एक तरीके से जो कह सकते हैं ना मिसमैच क्लस्टर जिसे कह सकते हैं हम, ये बेसिकली किस नाम से जाना जाएगा, यही नाम से जाना जाएगा कि यही मल्टी ट्रैक या मल्टी टास्क डिप्लोमेसी है, ठीक है। इसके बाद में है प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी, जिसे हम निवारक कूटनीति कहते हैं, प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी। क्या होता है, नाम से लग रहा है, निवारक या फिर प्रिवेंटिव। देखिए व्हेन स्टेट ए प्रिवेंट इटसेल्फ, स्टेट ए अपने आप को प्रिवेंट कर रहा है खुद ही फ्रॉम स्टेट बीज थ्रेट, ठीक है। सो स्टेट ए विल टेक एक्शन बिफोर द थ्रेट। देखिए अगर हमें पहले से ही पता होता है कि वो पर्टिकुलर कंट्री हमारे लिए जो है घातक साबित हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो वो जो कंट्री जो स्टेट बी है उसके थ्रेट से जो है निपटने के लिए हम पहले से ही सजग हो जाएं, कोई ऐसी पॉलिसी कर लें, ऐसी डील, तो उसको प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी कहेंगे। सपोज
कि हमें पता चल रहा है कि भाई पाकिस्तान कोई वॉर करने वाला है, तो उसमें हम यूएसए का सहारा ले सकते हैं, उसके साथ अच्छे मजबूत या फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर सकते हैं, हम रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर सकते हैं, इंटरनेशनल सेक्शन पर हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर सकते हैं। ये सारी सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं वो प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी में जानी जाएगी। ये चाइना पर भी अप्लाई होता है। तो जैसे वो बोलते हैं कि कोई भी हमें रोग हो जाता है तो प्रिकॉशन जो हम लेते हैं वो बेसिकली प्रिवेंशन है, ठीक है। यही प्रिवेंशन अब हम करते हैं डिप्लोमेसी में, तो ये प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी कहलाएगी। नेक्स्ट वन इज पब्लिक डिप्लोमेसी, हिंदी में बोलते हैं इसको सार्वजनिक कूटनीति। सिंपल है कि व्हेन एम्बेसडर ऑफ स्टेट ए, किसी भी स्टेट ए के जो एम्बेसडर हैं, ठीक है, डील्स विद प्रेसिडेंट, पीएम, डिप्लोमेट्स ऑफ स्टेट बी। एम्बेसडर कोई भी राजनयिक जो है, राजदूत जो है, वो किसी स्टेट बी में जाकर उसके पीएम से मिले, प्रेसिडेंट से मिले, फॉरेन मिनिस्टर से मिले, या फिर किसी भी ऐसे कैंडिडेट से, ऑफिशियल कैंडिडेट से मिलते हैं, ठीक है, और डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाते हैं, तो दैट डिप्लोमेसी नोन एज पब्लिक डिप्लोमेसी, ठीक है, वो डिप्लोमेसी पब्लिक डिप्लोमेसी कहलाती है। इसके बाद में आती है सॉफ्ट डिप्लोमेसी। देखिए सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो होती है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, ठीक है, इसमें हमने लिखा नहीं है क्योंकि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी आपको पता ही है पहले से, ठीक है। जब कंट्री ए या कंट्री बी एक दूसरे के कल्चर को जो है यूज करती है या एक दूसरे के कल्चरल इन्फ्लुएंस को करती है, तो इसको सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कहते हैं। जैसे मिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का प्रयोग बहुत करते हैं। जहां जाते हैं वहां की वेशभूषा अपनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कभी ढोल बजाने लग जाते हैं, कभी वहीं के कपड़े पहनने लग जाते हैं, ठीक है, अजीबोगरीब वीडियोज आप देख सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, चाहे वो कजाकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो और अफगानिस्तान हो, इन सब में जब भी पीएम मोदी जो है अपने दौरे पर गए थे तो कहीं ना कहीं वो कल्चरल इन्फ्लुएंस उन्होंने छोड़ा था, ठीक है। तो ये सॉफ्ट पावर होती हैं छोटी छोटी। चाहे बॉलीवुड हो, बॉलीवुड का इम्पैक्ट अगर जो है किसी दूसरे कंट्री में हो जाता है तो उस इम्पैक्ट को जो है उसके माध्यम से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, इसको सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कहते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान वो यूज करता है हमारे लिए, हम भी यूज करते हैं आसपास कंट्रीज के अंदर सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, ठीक है। जो हम बेसिकली मेन फ्रंट पर ऑफिशियली नहीं आकर अनऑफिशियली हमारा इंटरेक्शन होता है सिविलियन का, वो एक तरीके से सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में आएगा, ठीक है। जगह जगह हम इसका प्रयोग करते रहेंगे सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का, कि हम, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन कल्चर, आर्ट एंड कल्चर की क्लास में करवाऊंगा, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, जब यूनाइटेड नेशन हम डिस्कस करेंगे, कि जितने भी कल्चर हैं ऑफ द वर्ल्ड, कल्चर ऑफ एनी कंट्री इन दिस वर्ल्ड इज रेस्पेक्टेड बाय एवरी कंट्री, ठीक है। हम हर किसी कंट्री के कल्चर की जो है रेस्पेक्ट करेंगे। ये पर्टिकुलर जो रेस्पेक्ट है ये भी एक तरीके से जो है ना सॉफ्ट पावर को जो है एक तरीके से वो करती है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हम किसी की संस्कृति या फिर कल्चर को गाली दें। स्पेसिफिकली ये जो है इंटॉलरेंस को बढ़ावा देती है। इंडिविजुअली मेरी जो है आप सभी से अपील है कि आप कभी भी किसी के कल्चर को जो है बुरा मत कहिए, ठीक है। उसमें वो कल्चर सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया गया है, उनके अप्रोप्रिएशन के लिए बनाया गया है। आज 5000 साल बाद, ठीक है, 5000 आफ्टर 5000 ईयर दिस सिविलाइजेशन कंप्लीटेड, और ये सिविलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद अगर हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी की संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं, तो वो मजाक कहीं ना कहीं उसकी 5000 साल पुरानी संस्कृति का है, ठीक है, 4000 साल पुरानी संस्कृति का है। उस संस्कृति की थोड़ी सी लाज रखिए एज ए ह्यूमन बीइंग, चाहे कोई भी हो, प्लीज किसी के कल्चर को गाली मत दीजिए, मेरी ये अपील है आपसे। तो सॉफ्ट पावर जो है कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी अलग अलग तरीके से जो है यूज की जाती है। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी क्या है? आर्थिक। अब जो है ये जो सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट था, इसके बाद में ये अलग अलग टर्म आए हैं एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं, तो मैं आपको यूज करवा रहा हूँ कि अगर स्टेट ए एंड स्टेट बी हैज सम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, कुछ जो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है स्टेट ए के स्टेट बी के साथ में, जो एग्रीमेंट वो करेंगे, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ ट्रेड और बिजनेस, और दैट विल बी नोन एज व्हाट? इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। हम आर्थिक रूप से कोई एक तरीके से वो चीजें करते हैं। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है। गुजराल डॉक्ट्रिन जो थी आपको पढ़ाई जाएगी, गुजराल डॉक्ट्रिन में भी यही कहा गया था कि भाई इकोनॉमी एक अलग है। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पर बात
कही थी, एक बहुत बेहतरीन डिप्लोमेसी के तौर पर कही जाती थी, जो कही जाती है, ठीक है, गिवन बाय अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने कहा था कि हम जो है अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, हम अपने दुश्मन को बदल सकते हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन डिप्लोमेटिक एक तरीके का थॉट था उनका, कि हम अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, अपने जो है दुश्मनों को बदल सकते हैं, अपने दोस्तों को बदल सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जो है बदली नहीं जा सकती। पाकिस्तान जहाँ है वो वहीं रहेगा, चाइना जहाँ है वो वहीं रहेगा, वो हमारी बाउंड्री लाइन से लगते हैं और हमेशा लगते रहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम अगर कुछ कर सकते हैं तो उनके साथ में इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कर सकते हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, आर्थिक संबंध बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रैटेजिक डिफेंस हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो स्ट्रैटेजिक सेक्शन हो, वो हमारा अलग अलग सेक्शन में चलेगा, जब वो चाहेगा चाइना के साथ हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, चाहे वो किसी भी कंट्री के साथ में हो। लेकिन इकोनॉमी इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, हम भी उनकी इकोनॉमी को प्रयोग करें, वो भी हमारे लिए प्रयोग करें, यही एक ग्लोबल एक तरीके से इकोनॉमी का मतलब होता है, ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है, यही एक कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी का एक तरीके से एक इम्पोर्टेंट सेक्शन भी है। लास्ट है, लास्ट नहीं है, थर्ड वन है ये, क्या है गन बोर्ड डिप्लोमेसी। गन बोर्ड डिप्लोमेसी है, ये हम डिस्कस कर चुके थे, और अगर आपको याद नहीं है तो फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि कुछ इस तरह से पढ़िए कि जिससे भूले ना आप, ठीक है। गन बोर्ड डिप्लोमेसी मैंने डिस्कस करा दी थी बहुत इजीली, आज एक लाइन में बता रहा हूं। अगर स्टेट ए, ठीक है, व्हेन स्टेट ए थ्रेट टू स्टेट बी, अगर चेतावनी देता, डराता, धमकाता है स्टेट ए को स्टेट बी, मतलब कोई भी, या स्टेट ए स्टेट बी को धमकाए, या स्टेट बी स्टेट ए को धमकाए, अगर एक दूसरे मतलब कोई धमकाता है ऑन द बेसिस ऑफ मिलिट्री, दैट इज नोन एज गन बोर्ड डिप्लोमेसी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है, उधर से जो है यूएस, इधर से यूएसएसआर, जर्मनी, तो ये जो है जब इस तरीके का वो सेक्शन हुआ, तो एक बहुत ही प्यारा कंट्री था बेल्जियम, वो बैटलफील्ड बन गया, ठीक है। तो जब भी युद्ध होता था वो होता इन दोनों के बीच में था, यूएस में, जर्मनी में, लेकिन पिटता कौन था? बेल्जियम, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, उसे डरा लिया, धमका लिया जाता है, इसी को जो है हम गन बोर्ड क्या कहते हैं? डिप्लोमेसी कहते हैं। गन बोर्ड डिप्लोमेसी ऑन द बेसिस ऑफ मिलिट्री, मैंने बोल दिया है आपको, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हुआ सेक्शन आपका। नेक्स्ट है अपीजमेंट डिप्लोमेसी। अपीजमेंट वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। अपीजमेंट को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करा था कि अपीजमेंट किसे कहते हैं। अपीजमेंट मतलब होता है तुष्टिकरण, संतुष्टि, या फिर तुष्टिकरण। ये शब्द भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आप समझ जाइए कि मैं छोटे या फिर शॉर्ट नोट में इसे कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं कि व्हेन स्टेट ए, अगर स्टेट ए की जो पॉलिसी है गिव सेटिस्फैक्शन है, एक मिनट रुक जाइए, सेटिस्फैक्शन, ठीक है। व्हेन स्टेट ए's पॉलिसी गिव्स satisfactions टू अदर स्टेट बी, फॉर एग्जाम्पल म्यूनिक एग्रीमेंट, बस यही समझना है आपको। अगर देखिए अपीजमेंट क्या है, दूसरों को खुश करना है, ठीक है। अगर कोई स्टेट ए है और स्टेट बी को खुश करता है, कुछ ऐसे जो है अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए मैं किसी को संतुष्टि देता हूं, खुशी देता हूं, ये जो पॉलिसी है, ठीक है, ये पर्टिकुलर अपीजमेंट की पॉलिसी है। और इसमें जो है क्या होता है, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है म्यूनिक एग्रीमेंट, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है अपीजमेंट का। हुआ क्या था, मैं एक बार बता देता हूं कि ऑन 30 सितंबर 1938 में जो है ये म्यूनिक एग्रीमेंट हुआ था। किसके बीच में? जर्मनी के बीच में हुआ, यूके और फ्रांस और इटली के बीच में हुआ, और बहुत सारे स्टेट्स के बीच में जो ईस्टर्न यूरोप के हैं, चेकोस्लोवाकिया को छोड़कर, अदर पार्ट ऑफ द ईस्टर्न यूरोप एक्सेप्ट चेकोस्लोवाकिया। तो चेकोस्लोवाकिया को छोड़कर इन लोगों के साथ में जर्मनी ने जो है एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट किया था, और उस एग्रीमेंट का नाम था म्यूनिक एग्रीमेंट, ठीक है। देखिए कितनी बड़ी, ये जब ये हुआ था तो पूरे यूरोप में लहर जोड़ गई थी खुशी की, ठीक है। म्यूनिक एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके का जो है, ये जो है सेक्शन है, आपको करना है वर्ल्ड हिस्ट्री में भी, ठीक है। म्यूनिक एग्रीमेंट और इंटरनेशनल रिलेशन में इसका अलग इंपैक्ट है। क्यों? क्योंकि जर्मनी ने ये बोल दिया था कि ये मेरा जो है लास्ट एनेक्सेशन है, इसके बाद में एनेक्सेशन नहीं करूंगा मैं किसी भी स्टेट का, ये मेरे लास्ट इंपीरियलिज्म की पॉलिसी है। और यूके और फ्रांस ने और इटली ने, जैसे जो कंट्री थे जो दूसरे पर्टिकुलर पोल से बिलोंग करते थे, उन्होंने जब जो है ये एग्रीमेंट किया तो ऐसा लगा कि युद्ध नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे चेंज हो गए कि ये म्यूनिक एग्रीमेंट एक तरीके का जो है ना एक धूमिल एग्रीमेंट रह गया, इसका कोई भी वजूद नहीं रहा, और वर्ल्ड वॉर सेकंड होकर रहा।
तो एक तरीके से ये जो पर्टिकुलर सेक्शन था ये अपीचमेंट हो गया। ये जो यूके, जर्मनी, इटली थे, फ्रांस, इटली थे, इन्होंने जर्मनी को खुश करने के लिए एग्रीमेंट किया, ठीक है, और जो बाद में बिट्रेयल कर गए, ठीक है, इसकी वजह से इसे अपीचमेंट बोला जाता है, खुश कर दिया बस, ठीक है। अब क्या है, दूसरा है न्यूक्लियर डिप्लोमेसी। वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। नाभिकीय कूटनीति किसे कहते हैं? टू इनकरेज द न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर को इनकरेज करने के लिए स्टेट ए सीक्स एंड अप्लाई ऑन स्टेट बी। स्टेट बी के लिए, स्टेट बी को जो है के साथ में रिलेशन बनाता है न्यूक्लियर पावर को गेन करने के लिए, या ढूंढता है ऐसी सिचुएशन कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स मिल जाए, न्यूक्लियर पावर मिल जाए स्टेट बी से। तो ये जो रिलेशंस होंगे ये पर्टिकुलर डिप्लोमेसी कहलाएगी न्यूक्लियर डिप्लोमेसी। जैसे हम यूएस के साथ में करते हैं, जैसे इंडिया और यूएसए का रिलेशन जो है एक तरीके से न्यूक्लियर डिप्लोमेसी का है, रशिया और इंडिया का रिलेशन जो है न्यूक्लियर डिप्लोमेसी का है, और सबसे बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल है यूएसए का पाकिस्तान के साथ में, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर जो है बहुत बड़े इम्पैक्ट है कि पाकिस्तान ने जो अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है या न्यूक्लियर सेक्शन बनाया है वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जुड़ा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ही है। तो ये जो है यूएसए और पाकिस्तान का जो रिलेशन है ये बेसिकली न्यूक्लियर डिप्लोमेसी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरह से जो मैंने क्लासिफिकेशन किया था शॉर्ट नोट के तौर पर, ठीक है, डिप्लोमेसी का, वो आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट सेक्शन बता रहा हूं डिप्लोमेसी को समझने के लिए कि डिप्लोमेसी बेसिकली है क्या, ठीक है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ईडियम बोला जाता है एक तरीके का ये, कि इफ अ डिप्लोमेट, अगर कोई डिप्लोमेट कूटनीतिज्ञ कहता है यस, ठीक है, अगर कोई भी कूटनीतिज्ञ डिप्लोमेट सेज यस, तो उसका जो मतलब है ही मीन्स मे बी, उसका मतलब है हो सकता है। अगर मैं हाँ बोल रहा हूं ऑन द इंटरनेशनल एरा, उसका मतलब होगा हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, कंफर्म नहीं होता। यस, डिप्लोमेसी में कुछ भी कंफर्म नहीं होता, ठीक है। तो पहला फैक्टर, इफ अ डिप्लोमेट सेज मे बी, ठीक है, अगर मैं या फिर कोई भी डिप्लोमेट ये कहता है कि मे बी हो सकता है, तो इसका सीधा साधा संबंध हमें समझ लेना चाहिए वो कभी नहीं होने वाला। ही मीन्स नो, उसका सही मतलब होता है नहीं। और when if a diplomat says no, it means he is not diplomat। अगर कोई कूटनीतिज्ञ नहीं बोलता है कि नहीं हो सकता, तो इसका मतलब वो कूटनीतिज्ञ ही नहीं है, वो डिप्लोमेट ही नहीं है, क्योंकि डिप्लोमेट के लिए एक इडियम है, डिप्लोमेट्स नेवर यूज नो। कभी भी वो नो यूज नहीं करते, वो हमेशा यस का यूज करते हैं, मे बी का यूज करते हैं, तो वो डिप्लोमेट ही नहीं है, ठीक है। तो डिप्लोमेसी अब आप समझ रहे होंगे कि किस तरह की एक नीति है, एक तरीके की पॉलिसी है। इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव। सर 100% पॉजिटिव। अगर जो लोग इसे नेगेटिव डायमेंशन से देखते हैं वो लोग डिप्लोमेसी की डी भी नहीं जानते। उन्हें जो है कूटनीति के बारे में समझने के लिए और बढ़ने के लिए जो है बहुत कुछ जो है अपने माइंड को बहुत डेवलप करना पड़ेगा। इसमें झूठ नहीं होता, इसमें फरेब नहीं होता, ठीक है। देयर इज नो एनी निगेटिविटी इन द डिप्लोमेसी। ये एक प्योर एंड इंटेलेक्चुअल एक तरीके से वे ऑफ कम्युनिकेशन है और पूरी तरीके से पॉजिटिव है। दुनिया के अंदर सबसे बड़े डिप्लोमेट माने जाते हैं लॉर्ड श्री कृष्णा, ठीक है। लॉर्ड श्री कृष्णा की जो पॉलिसीज हैं वो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज थी, ठीक है। इससे बेहतरीन डिप्लोमेसी कुछ नहीं हो सकती कि जिसने पूरे के पूरे बैटल फील्ड में रहकर, ठीक है, एक पूरा का पूरा महायुद्ध जो है लड़ा, ठीक है, और उसमें एक वेपन तक नहीं उठाया, ठीक है। ये मूव होती है डिप्लोमेसी की। When you do something or without any aggressive war or aggressive weapons, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक सिचुएशन होती है। इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेसी और नेशनल लेवल पर इसको एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, 100% पॉजिटिव हैं। कुछ लोग इसे समझते हैं कि फरेब होगा, चालाकी होगी, धोखा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि कूटनीति को और एरिस्टोक्रेसी को समझने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना इसमें फरेब होता है, ना इसमें झूठ होता है, ना इसमें धोखा होता है। इसमें कॉन्फिडेंस होता है, इसमें एस्टोम्पर ऑफ पर्सनैलिटी होती है, इसमें सही टाइम पर सही निर्णय और सही तरह से लेना ही एक तरीके से डिप्लोमेसी होती है। वो डिप्लोमेसी कभी नहीं होती जब हम झूठ का सहारा लें, धोखे का सहारा लें, वो कभी कोई अच्छी कूटनीति नहीं हो सकती है। तो ये अपने दिलो दिमाग से निकाल दें इस डिप्लोमेटिक मूव को या फिर डिप्लोमेटिक पर्सन को, ठीक है। बहुत हायर इंटेलेक्चुअल लोगों को समझा जाता है, लोग समझते हैं इसको, और डिप्लोमेटिक एक बेस्ट पॉलिसी है कम्युनिकेशन की।
इस तरह से जो है आपका जो डिप्लोमेटिक इशू था, ये पूरा का पूरा मुद्दा है, वो मैंने समझा दिया है आपको। आई होप कि आपको ये बहुत आसान भाषा में समझ में आया होगा। कुछ भी हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन फॉलो करते रहें, किसी तरीके से जो है इंटरेक्शन ना लें, भारत को थर्ड स्टेज में पहुंचने से बचा लें। ठीक है, इंडिया बहुत क्रूशियल टाइम से गुजर रहा है और हमारे पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अभी तक सेकंड स्टेज में हैं। तो अगर हम थर्ड स्टेज में बचा पाए तो ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन हमारे सिटीजन्स का होगा। प्लीज़ बी सीरियस, मत जाइए बाहर, कुछ ही टाइम की बात है, वरना हमारे ऊपर ये बहुत भारी पड़ने वाला है। थैंक यू सो मच। द बोधी क्लासेस।